हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 33 और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 34। तो 33 और 34 जो है ना बच्चों, वो है फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध, मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध की बात कर रही है। तो 33 तो मैंने बता दिया था उसमें किस प्रकार के प्रतिबंध लग रहे हैं। अब चल रहे हैं हम 34 के ऊपर। तो देखो, आर्टिकल 34 जो है उसमें 3 बातें बोली गई है। पहला बोला गया है सैन्य कानून, मतलब मार्शल लॉ की बात की गई है। ठीक है, तो मार्शल लॉ जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में मार्शल लॉ शब्द ही यूज़ करना क्या हो रहा है, बहुत अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि भारत कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसका शासन है, विधि का शासन है। यहाँ पर सेना का शासन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस का शासन नहीं है। तो आखिर इस सैन्य कानून की बात की क्यों गई? ठीक है, तो आर्टिकल 34 में सिर्फ सैन्य कानून की बात की गई है। ये क्या है इसके बारे में बताया नहीं गया है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, संसदीय विधि देखनी पड़ेगी कि आखिर सैन्य कानून के बारे में क्या बताया जा रहा है संसद विधि के द्वारा। सैन्य कानून को डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है संविधान क्या है, हमें क्या देता है, संक्षिप्त सूत्र देता है और उस पर क्या करना पड़ता है, संसदीय विधि क्या करती है, संसद उस पर क्या बनाती है, विधि बनाती है और संसदीय विधि से हमें क्या मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है पूर्ण रूप से। वो व्याख्या नहीं करता संविधान किसी भी बात का। तो देखो, पहला सैन्य कानून की बात की गई है। दूसरी जो बात की गई है वो की गई है किसी भी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू है तो इसे बनाए रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, अब कौन सी विशेष छूट दी जाएगी, उसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा, संसदीय विधि देखनी पड़ेगी। तीसरी बात जो बोली जा रही है, इन पदाधिकारियों के कार्य एवं दिए गए दंड को भी वैधानिक बनाया जा सकता है। तो देखो, सैन्य कानून का मतलब क्या हो गया, हमारे देश में पुलिस क्या करती है, लोक व्यवस्था देखती है, लोक व्यवस्था को बना के रखती है। तो जो सिविल सर्विसेज के पदाधिकारी होते हैं, प्रशासनिक जो हमारे पुलिस हो गई, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब क्या करते हैं, लोक व्यवस्था को बना के रखते हैं। और सेना का काम क्या होता है, तो देश की सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है, तो देश के अंदर पुलिस हमारी रक्षा कर रही है और सीमा पे कौन कर रहे हैं, तो सेना हमारी रक्षा कर रही है। लेकिन जब पुलिस क्या करे, लोक व्यवस्था को बनाए रखने में विफल हो जाए और उसको किसकी मदद लेनी पड़ी, सेना की मदद लेनी पड़ी। जैसे कि मान लो आईएएस आईपीएस जितने भी हैं, पुलिस हो गए, ठीक है, ये कप्तान वगैरह जो भी हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं बना पा रहे हैं लोक व्यवस्था, ठीक है, राज्य के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो कर्नल, मेजर, इन सब की सहायता लेंगे। तो सेना की सहायता लेंगे। तो जब सेना की ये सहायता लेते हैं ना, जब लोक व्यवस्था बनाने में पुलिस क्या हो जाती है, विफल हो जाती है और सेना की सहायता लेती है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, मार्शल लॉ। ठीक है, सैन्य कानून। तो अब क्या है कि इन जहां पे सैन्य कानून लागू होगा वहां पे जो पदाधिकारी तैनात होंगे उसको विशेष छूट भी दी जाएगी, साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे या फिर किसी को दंड दिया जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वैधानिक बनाया जाएगा, उसको भी वैधानिक माना जाएगा। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक था वो था सैन्य कानून। तो सैन्य कानून के बारे में आर्टिकल 34 में किसी भी प्रकार की उसकी वर्णन नहीं की गई है, उसकी व्याख्या नहीं की गई है, बस ये लिखा गया है सैन्य कानून, मार्शल लॉ। तो आखिर ये शब्द संविधान निर्माताओं के दिमाग में आया क्यों? तो देखो, आज़ादी का टाइम था और उग्रवादी घटनाएं क्या हो रही थी, एक तरफ भारत आज़ाद हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, तो उग्रवादी घटनाएं क्या हो रही थी, भारत में उत्पन्न हो रही थी। अब ये क्यों हो रही थी ये घटनाएं उत्पन्न? तो देखो, पूर्वोत्तर राज्य से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब देश आज़ाद हो रहा था ना, तो एक तरफ हमारा भारत आज़ाद हो रहा है, देश आज़ाद हो रहा है, दूसरे तरफ लोग क्या बोल रहे हैं, हम आज़ाद हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो असम में है नागा समुदाय, वहाँ के लोग क्या बोल रहे थे कि हम आज़ाद हैं और स्टार्टिंग वहीं से हुई ये उग्रवादी घटनाओं की। भारत के राष्ट्रीय एकता अखंडता पे जो चोट हो रही थी, ठीक है, इसके द्वारा क्या हो रहा था, क्षति पहुंच रही थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के ऊपर। तो इस तरह की घटनाएं संविधान निर्माताओं ने देखी थी। तो उनके दिमाग में ये था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा अगर हो जाए, इसके लिए उनके दिमाग में क्या था,
सैन्य कानून मतलब कि जहां पर पुलिस विफल हो जाए लोक व्यवस्था को संभालने के लिए, वहां पर क्या करना पड़ेगा, सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन ये आर्टिकल 34 में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि संविधान क्या करता है, संक्षिप्त सूत्र देता है और उस पर संसद क्या करती है, विधि बनाती है। तो संसदीय विधि में इसके बारे में बताया गया। किस संसदीय विधि में, तो 1958 के संसदीय विधि में। अगर आर्टिकल 34 नहीं आता तो ये संसदीय विधि भी नहीं बनती। तो 1958 के संसदीय विधि के द्वारा सैन्य कानून को परिभाषित किया गया है। तो सैन्य कानून को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जहां सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की सहायता लेगी, तो वो क्या है, सैन्य कानून। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था पुलिस के द्वारा, सिविल अधिकारियों के द्वारा क्या हो रहा है, लोक व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, तो वो क्या करेंगे, किसकी सहायता लेंगे, तो वो सेना की सहायता लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत जो कानून बना है उसका नाम है आस्पा, AFSPA। 1958 में ये बना, संसद के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखो कौन लागू करेगा, तो इसको संघ सरकार भी लागू कर सकती है और राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। ठीक है, संघ सरकार मतलब कि PM, गृह मंत्री, ये सब, और राज्य सरकार मतलब राज्य के मुख्यमंत्री। तो बात यह है कि मान लो किसी राज्य में संघ सरकार ने बोला कि यहाँ पे आस्पा लगेगा, ठीक है, मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन राज्य बोले कि नहीं हम नहीं लगाना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा। हम प्राथमिकता हमेशा संघ सरकार को देंगे, क्योंकि ये संसदीय विधि है और संसदीय विधि क्या होता है, पूरे भारत में लागू होगी, ऐसे संविधान में बोला गया है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत आस्पा के अंतर्गत आखिर ऐसी क्या मुख्य बातें हैं, पहले उसको देखते हैं। तो इसमें बोला गया है किसी भी व्यक्ति की तलाशी कभी भी ली जा सकती है। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की तलाशी कभी भी ली जा सकती है। इसका मतलब कि वो टाइम नहीं देखा जाएगा, ठीक है, समय नहीं देखा जाएगा। रात के 12-1 बजे भी बंद करेगा तो वो क्या करेंगे, आपकी तलाशी ले सकते हैं। फिर ये भी नहीं देखा जाएगा कि हाँ घर में क्या है, अकेली लड़की या महिला रह रही है तो हम वहां नहीं जाएंगे, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। मतलब याद रखो कि इसमें क्या है, आपके निजता का अधिकार पूरा का पूरा समाप्त हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति के आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखो जहां ये आस्पा लगा ना, मतलब कि वो जगह क्या हो गई, बाकी सारी जगहों से पूरी की पूरी कट गई, काट दिया गया उसको। ठीक है, तो आवागमन को रोक दिया जाएगा, किसी को देखते ही गोली मार दी जा सकती है। ठीक है, और किसी भी भवन को तुरंत ध्वस्त किया जा सकता है। नागालैंड में क्या हुआ था ना कि मजदूर कुछ जा रहे थे ट्रक पर बैठकर और सेना ने उसे बोला रुकने के लिए, वो नहीं रुके, सेना ने गोली मार दी। बहुत इस पे हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पैलेट गन यूज किया गया, बहुत कई लोगों की आंख क्या हो गए, अंधे हो गए आंख से। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक है सैन्य कानून लागू होना, मार्शल लॉ लागू होना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आर्टिकल 19 और 21 तुरंत खत्म हो रहा है। ठीक है, आवागमन, ठीक है, जीवन का अधिकार, आजादी पूरी की पूरी समाप्त। कभी भी आपके यहाँ कोई तलाशी ले सकता है, आपका कोई निजता का अधिकार अब नहीं रहा। कहीं भी आप आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है, आपको देखते ही आपको गोली मार देगी, कहाँ से जिंदा रहोगे, जीवन का अधिकार तो खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि तत्काल भवन को, उनको शक हुआ भवन ध्वस्त कर देंगे। अभी नॉर्मल अगर देखोगे तो नॉर्मल क्या होता है, किसी अवैध भूमि पे बने हुए भवन को भी गिराने की एक प्रक्रिया होती है और वो भी आसानी से नहीं गिर, पता है कि अवैध भूमि पे बना हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो कितने खतरनाक, मतलब आर्टिकल 19 और 21 जो हमें मिला, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, वो तुरंत क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है, तो राष्ट्रीय एकता अखंडता की सुरक्षा के बेसिस पे। लेकिन अभी हम इस एक और मुख्य बात जो है पहले मैं उसको कर लेती हूँ। तो सैन्य कानून बच्चों अभी प्रेजेंट में कहाँ कहाँ लागू को, सबसे पहले जो लागू हुआ वो असम में हुआ, सबसे पहला। ठीक है, बताया था नागा समुदाय के लोग जो उग्रवादी घटनाएं उत्पन्न कर रहे थे, तो सबसे पहले असम में हुआ। फिलहाल अभी कहाँ है, तो देखो असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन जगहों पे क्या है, सैन्य कानून। आप जाओगे ना तो सैन्य कानून का मतलब क्या, देखो अगर इन राज्य में आप नहीं रहते हो, इसके अलावा जिस भी राज्य में रहते हो वहां पे आप राज्य के अंदर पुलिस स्टेशन में कभी सेना के अधिकारी को नहीं देखोगे। राज्य के अंदर सड़क पे,
सेना के बटालियन को नहीं देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चले जाओगे ना तो पुलिस स्टेशन में आप जाओ, हमेशा आपको सेना के अधिकारी बैठे हुए दिखेंगे, ठीक है। सड़कों पे क्या होगा, आपको सेना दिख जाएगी, ठीक है। तो ये राज्य ऐसे है जहाँ पे सैन्य कानून है। क्यों सैन्य कानून है? क्योंकि उग्रवादी और आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत ज्यादा है, और पुलिस जो है वो वहां की लोक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सैन्य कानून है। तो यहाँ की स्थिति हमारे जैसे इन राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी राज्य के जैसे नॉर्मल स्थिति यहाँ की नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, आस्पा, ठीक है। तो अब देखते हैं आखिर पदाधिकारियों को क्या छूट दी गई है, अब उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सेना को आखिर क्या छूट मिली है विशेष, हम उस पर अब चर्चा करेंगे। तो देखो, सेना को जो छूट मिली है, तो सेना के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। देखो बच्चों, पुलिस और सेना, ठीक है, पुलिस जो होती है ना उसका बिहेवियर क्या होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। क्यों? क्योंकि जिस राज्य की पुलिस है तो उसी वहीं के लोग उसमें क्या होते हैं, भर्ती होते हैं, वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वहाँ के लैंग्वेज को जानते हैं, तो उनका बिहेव क्या होता है ना, फ्रेंडली होता है। और सेना जो होती है ना, सेना में कोई भी अगर इंसान भर्ती होता है, तो मान लो कोई बंगाल का व्यक्ति है, ठीक है, और उसको जम्मू कश्मीर में उसकी ड्यूटी दी गई है, वो कहाँ वहाँ का कल्चर जानेगा, वहाँ भाषा जानता है, नहीं जानता। दूसरी मुख्य बात क्या है कि सेना का काम मारना पीटना ही है, संवाद करना नहीं है, ठीक है। सेना किसी से बात नहीं करती, सेना पीट पाट देती है अच्छे से, ठीक है ना। पुलिस का काम होता है संवाद करना, उसका बिहेवियर फ्रेंडली है, सेना का नहीं। अब सेना को रखा गया है क्योंकि पुलिस विफल है वहां पर, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो सेना को रखा क्यों गया, वहां की उग्रवादी घटनाएं, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए रखा गया है। तो सेना को छूट भी दी गई है, भाई आपको जो करना है करिए, पर यहाँ पे क्या करिए, वहां की स्थिति नॉर्मल करिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होने लगती है ना, और वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ से फिर ये सैन्य कानून मार्शल लॉ को हटा दिया जाता है, ठीक ना। तो सेना के अधिकारी को छूट दी गई है कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कार्रवाई में क्या था, किसी को अगर शक होगा तो मार देगा गोली, सीधे गोली मार, देखते ही गोली मार दो, ठीक है। इनके हाथ में AK-47 दे दो, मार देंगे गोली। तो अब क्या है कि इसके लिए इनको न्यायालय में जाके ये जवाब भी देना पड़ेगा कि हम क्यों आखिर गोली मारे। लेकिन अगर पुलिस ऐसा काम करती है तो वो उनके ऊपर क्या होगा, FIR होगा, पर इनके ऊपर नहीं होगा, सेना के अधिकारी के ऊपर नहीं होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 22 और जो 34 है ना, वो क्या कर रही है, पुलिस राज्य की स्थापना कर रही है। अब देखो, अब ये क्या है, उच्चतम, ये न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी तो होंगे नहीं सेना के अधिकारी। तो आलोचक का कहना है कि भाई आप राज्य कल्याणकारी राज्य हो या आतंकवादी राज्य हो, आतंक को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। आलोचकों का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स तो पूरा हमारा खत्म ही कर दे रहे हो, उसमें बिना आप किसी को जब मन करेगा तब तलाशी लोगे, ठीक है, कहीं आने जाने से रोक दोगे, देखते गोली मार दोगे, जब मन करेगा जिसका मकान आपको शक हुआ ध्वस्त कर दोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राज्य कल्याणकारी है। हमने तो ये पढ़ा था ना प्रस्तावना में कि राज्य क्या है, हमारी कल्याणकारी राज्य है, राज्य हमें शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, राज्य हमारा ख्याल रख रही है, राज्य हमारी क्या है, तो राज्य हम, अगर मैं लड़की हूं तो राज्य मैं लड़की हूं तो राज्य मेरा क्या है, बॉयफ्रेंड है, ऐसा बॉयफ्रेंड जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैं उसका साथ छोड़ना भी चाहूँ तो वो मेरा साथ राज्य नहीं छोड़ेगा, वो मेरी केयर करता है, मेरा हर चीज का ख्याल रखता है, ठीक है ना। तो राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य है। लेकिन अब ये क्या है, ये तो आतंकवादी राज्य है भाई, जहां देखो जिसको गोली मार दो। तो आलोचकों का कहना है कि यह मूल अधिकार की क्या है, बिल्कुल समाप्ति कर रहा है, आतंकवाद राज्य है ये, विधि का शासन जो है हमारे देश में उसको समाप्त करके पुलिस और सेना का शासन को क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। यहाँ तक कि जो महिला के सुरक्षा के लिए जो संगठन है ना, तो महिला संगठन का ये कहना है कि राज्य तो मन करेगा तो किसी महिला का बलात्कार करवा सकता है। कभी भी रात के 12 बजे भी आप तलाशी के लिए चले जा रहे हो, रात में महिला घर पे अकेली, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेना आ जाएगी, आ धमकेगी, ठीक है। तो इस पे आलोचना तो बहुत होती है।
अब बात ये है कि देखो छूट तो यहाँ मिली ही, साथ में एक और छूट देख लो, 1993 में मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ, पर ये क्या करता है, इनकी जांच में भी सेना और सैनिक बल नहीं आते। ये पुलिस की जांच कर सकता है पर सेना और सैनिक बल की जांच नहीं कर सकता है मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो अब बात को समझ में आया, सेना की छूट और आलोचक का कहना। लेकिन अब सेना भी तो अपना कुछ तर्क देगी, सेना भी तो बोलेगी, तो सेना की भी बात समझ लेते हैं क्योंकि हमें दोनों पक्षों को देखना है। तो अब सेना के तर्क को समझ जाते हैं कि आखिर सेना के कहना क्या है, सेना क्या कहना चाहती है, अपना मुद्दा वो क्या रख रही है। बच्चों सेना का तर्क देख लेते हैं। तो देखो सेना का कहना ये है कि हमें जब तैनात किया गया है तो हमें एक विशेष परिस्थिति के अंतर्गत तैनात किया गया है। ऐसी जगह पे हमारी तैनाती कराई गई है जहाँ पर पुलिस के कंट्रोल में वहाँ की लोक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उग्रवादी घटनाएं हो रही है, आतंकवाद है। तो अगर आतंकवाद को हटाना है तो भाई बंदूक तो चलानी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, पुलिस का काम है संवाद करना, संवाद करके पुलिस ने बहुत देख लिया, ठीक है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी को गोली मारे तब प्रॉब्लम, ना मारे तब प्रॉब्लम, लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हुए हैं। हम जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता पे देखेंगे कि क्षति पहुँच रही है, वहाँ पे हम गोली चलाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा ही हमारा मूल धर्म और कर्तव्य है। साथ में सेना बोल रही है कि देखो क्या हम सिर्फ गोली मारते हैं क्या, हम शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा भी तो उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही कोर्ट मार्शल का भी तो प्रावधान है। कोर्ट मार्शल का मतलब कि अगर सेना के अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, अनुशासनहीनता करे, तो कोर्ट मार्शल बना हुआ है। ये भी एक सिस्टम है जिसमें सैन्य अधिकारी क्या करते हैं, जांच करते हैं कि कहीं उनको जो पावर दिया गया उसका वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो सेना का जो व्यक्ति है वो अपने लिए बंदूक नहीं चलाता, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलाता है माफ कीजिएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलाता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने भी तो कहा है कि अगर आप आसपा का अंतर्गत क्या करते हो, आसपा के अंतर्गत मनमाने ढंग से इसका दुरुपयोग कर रहे हो तो हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं, जांच बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको छूट दी गई है गोली चलाने की। अब ये नहीं सोचेंगे क्योंकि इनका काम है मारपीट करना, ये करेंगे क्यों, क्योंकि इनको तो विशेष इस परिस्थिति में ही लाया गया ना। ऐसी परिस्थिति है जहां पे लोक व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, पूरा आतंकवाद फैला हुआ, आप इमेजिन कर सकते हो जम्मू कश्मीर की हालत, ठीक है। तो ऐसे जगह पे इनको तैनाती की गई है जहां पे लोक व्यवस्था क्या है, पूरी अस्त व्यस्त है। वहां पर अगर ये गोली नहीं चलाएंगे तो क्या बात करेंगे, बात से अगर सुनना होता तो पुलिस कब का संभाल लेती, ठीक है। तो ये इनको भी क्या है, इनको भी कोर्ट मार्शल है, इनके लिए भी उच्चतम न्यायालय ने भी बोल के रखा है। लेकिन अगर आप बीच का रास्ता अगर अपनाओगे तो याद रखना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता से बढ़कर कोई भी अधिकार नहीं है। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं क्योंकि हमारा देश है, देश ही नहीं रहा तो कौन से अधिकार, ठीक है। तर्क सेना का ये भी है कि एक शरीर है, स्वस्थ शरीर है, अगर उसके किसी भी अंग में कोई बीमारी लग जाती है, वो अंग सड़ने लगता है, तो पूरे शरीर को बर्बाद होने से पहले क्या अच्छा है कि उस अंग को काट कर फेंक दो। तो सेना भी तो यही कर रही है ना, उस एरिया को काट देती है ताकि ये जो आतंकवाद है, उग्रवादी घटनाएं हैं, पूरे देश तक ना फैले। और भाई किसी का भी अंग कटेगा तो तकलीफ तो होगी, कोई तो जानबूझकर खुशी से तो नहीं कटवाएगा, तो थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा जो वहां रह रहे हैं वहां के लोगों को। लेकिन सेना क्या करती है, बच्चों ध्यान भी देना, सेना शिक्षा स्वास्थ्य की भी तो सुविधा देती है, ऐसा तो नहीं सिर्फ गोली मारती है। और सेना ऐसे बेवजह का गोली नहीं मारी, उसका व्यक्तिगत सुख नहीं है किसी को मारकर, ठीक है। जब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं हो रही है तो वो क्या करेगी, कार्रवाई करेगी, बिना रोक टोक का करेगी और गोली मारेगी। तो बीच का मध्य रास्ता अगर देखें तो यही है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्रीय एकता अखंडता से बड़ा कुछ नहीं, इसके बाद ही कोई अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार एक तरफ है लेकिन उससे पहले क्या आएगा, हमारा राष्ट्र आएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था संविधान सभा में कि देखो अगर देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो सामाजिक न्याय भी होगा, तभी तो कोई अधिकार होगा, वरना अधिकार का क्या अर्थ होता है।
तो मैंने अपने तरफ से कोशिश की आपको आर्टिकल 34 समझाने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ।